Okay, as we were talking about deep learning and why deep learning is basically important and why it is getting more popular right now या क्यों ये popular हो रहा है basically whenever we are talking about न्यूरल नेटवर्क्स एक चीज याद रखें जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स थे एग्जैक्टली वेरी गुड पर बेसिकली बिल्कुल सही कहा इसने क्यों पॉपुलर हो रहा है एंड व्हाई इट इज गेटिंग मोर पॉपुलर राइट नाउ क्योंकि वैसे अगर आप देखे जाएं तो न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट 90s में आया था 1950s में बेसिकली इस न्यूरल नेटवर्क्स का एक कॉन्सेप्ट किया गया था कि हाँ इसके ऊपर हम कुछ परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं या यहाँ पर हम कुछ परफॉर्म कर सकते हैं Well, whenever, whatever I am saying that कि neural network basically काम कैसे करता है and why it is important here. Remember one thing, machine learning basically कहीं ना कहीं किसी ना किसी formulas के ऊपर based था. यहाँ पर भी आपको different mathematical formulas नजर आएंगे. But why we are getting closer to neural network या deep learning की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि मशीन को बेसिकली मशीन इस तरीके से थिंक कर पाए जैसे इंसान या ह्यूमन ब्रेन करता है. नाउ रिमेंबर वन थिंग कि आपको पता है आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स क्या होते हैं बेसिकली? दीज आर दी हिडन लेयर्स यू कैन से दैट जो प्रोसेस करते हैं आपके इनपुट डेटा से. अब इनपुट की जो लेयर होती है हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होते हैं. मैं एक ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर की बात ही नहीं कर रहा फिलहाल. आपके ह्यूमन ब्रेन के अंदर भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं. नंबर वन इज इनपुट लेयर. अब इनपुट लेयर क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट इमेज या फिर विजन की बात करते हैं. ठीक है, इमेज की बात करते हैं. अ ह्यूमन ब्रेन कैन गेट इमेज एज एन इनपुट फ्रॉम आइज. तो आपका इनपुट लेयर क्या हो गया? आइज, जहां से आपका डेटा इनपुट लिया जाता है. वंस इट इज इनपुट, फिर आपके पास पीछे ब्रेन के अंदर हमारे पास डिफरेंट न्यूरॉन्स जो इस डेटा को प्रोसेस करते हैं. अब प्रोसेस करने के भी अलग अलग तरीके हैं. वंस इट इज प्रोसेस्ड और आपके पास कोई आउटपुट जनरेट होगा, दैट मीन्स योर न्यूरॉन इज एक्टिव नाउ. जैसे ही न्यूरॉन एक्टिव होगा आपकी बॉडी कोई ना कोई रिफ्लेक्शन दिखाएगी या फिर आउटपुट देगी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट कि मैं अपना हाथ ऐसे रखता हूँ और कोई गर्म चीज इसके ऊपर रखता हूँ. व्हाट विल हैपन? क्या होगा? इनपुट जा रहा है. क्यों? क्योंकि आपके हाथ से हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है. आपके हाथ में, इस हाथ में जो न्यूरॉन्स अवेलेबल हैं बेसिकली वो लोग वो क्या करेंगे? इसी इनपुट को प्रोसेस करेंगे. अगर उन्हें दिखता है कि हाँ ये इनपुट पे कोई आउटपुट आपको जनरेट करना चाहिए तो ये न्यूरॉन एक्टिव होंगे और ऑटोमेटिकली आपका हाथ खुद ही पीछे हो जाएगा. लेकिन यही हाथ होगा, दूसरा हाथ नहीं होगा. हमारे पास पूरी बॉडी, कंप्लीट बॉडी इज बेसिकली बेस्ड ऑन न्यूरॉन्स क्योंकि न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे हैं इस पूरी बॉडी को. ये खुद ब खुद कंट्रोल नहीं हो रही. वी हैव सम न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन व्हिच आर बेसिकली कंट्रोलिंग आवर कंप्लीट बॉडी हियर. इस बॉडी में जो न्यूरॉन्स इस हाथ के लिए डिवाइडेड हैं सिर्फ वही एक्टिवेट होंगे और वही हाथ आपका पीछे लगा. जब आप बात करते हो कि भाई चलो अगर फॉर एग्जांपल फील हो रहा है और आप कह रहे हो कि सारे न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे तो आप पूरा ही नाचना शुरू कर दोगे. क्यों? क्योंकि आपके सारे न्यूरॉन्स मूव कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता. हमारा सिर्फ वही यू कैन से हैंड मूव होता है जहां से आउटपुट आ रहा है. जिस यू कैन से न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं सिर्फ वही पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी रिफ्लेक्टिंग द आउटपुट बाय न्यूरॉन्स. इसी तरीके से जब आप बात करते हो कहाँ पर कंप्यूटर की या फिर आप डीप लर्निंग की बात करते हो तो डीप लर्निंग के अंदर भी हम अपने न्यूरॉन्स जनरेट कर सकते हैं. ये न्यूरॉन्स बेसिकली क्या काम करते हैं? इनको आप पहले इनपुट देते हो. इनपुट क्या हो सकता है? आपके वही एक्स की वैल्यूज या फिर वही आपकी फीचर्स, डिपेंडेंट फीचर और इंडिपेंडेंट फीचर्स जो आप बेसिकली प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जब आप इंडिपेंडेंट फीचर्स न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करते हो तो न्यूरॉन विल बेसिकली जनरेट सम आउटपुट हियर.
अब ये जो आउटपुट आपका आएगा, ये आएगा आपका आफ्टर द प्रोसेस, जो वो इंटरनल प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। इंटरनल प्रोसेस क्या क्या होता है वो हम आप डिस्कस करते हैं। इंटरनल प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद आपके पास आउटपुट आएगा। अब आउटपुट आपके y की वैल्यू विच इज बेसिकली योर डिपेंडेंट फीचर, उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। अगर कंपैरिजन के टाइम पे कोई एरर आता है, एरर का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल 0 आ गया, उसने 0 प्रेडिक्ट किया लेकिन एक्चुअल वैल्यू आपकी 1 है, तो यहाँ पर एक एरर है कि आपके पास गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो ये जो एरर अगर आता है तो बेसिकली आपके पास यही सेम इनपुट वापस बैक प्रोवाइड किया जाएगा, दोबारा एज ए इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा उन्हीं सेम न्यूरॉन्स को, जब तक ये आपका एरर रिड्यूस नहीं होता। इस रिड्यूस को करने के लिए हमें बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे डिफरेंट टेक्निक्स, कि कौन कौन सी टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो, और अपना खुद का भी एक न्यूरॉन जनरेट करने की कोशिश करेंगे जो हमें प्रेडिक्ट करके दिखाए। अच्छा, एक चीज़ मैंने लास्ट वीक में भी कहा था, मैं कंप्यूटर विजन मतलब ओपन सीवी की तरफ जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। न्यूरॉन्स इन चीज़ों को थोड़ा सा देख ले हम, फिर हम ओपन सीवी की तरफ भी आएंगे, फिर दोनों को एक साथ आगे चलाएंगे, ताकि यहाँ से आप इमेज को प्रोसेस भी करो, साथ में प्रिडिक्ट भी करो, ठीक है। क्योंकि अगर हमने अलग कर दिया तो फिर ओपन सीवी बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा। एक मॉड्यूल है फॉर इमेज प्रोसेसिंग। ओके, रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरल नेटवर्क, जब आप न्यूरॉन्स की बात करते हो तो हम यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं परसेप्ट्रॉन। ये मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पर है मेरे पास अवेलेबल, ठीक है, इससे आप हेल्प ले सकते हो। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके इसलिए सिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आती जाए साथ साथ। परसेप्ट्रॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स जिसको आप कह सकते हो। या फिर न्यूरल नेटवर्क यूनिट भी आप कह सकते हो इसको, फिलहाल इसको आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का नाम दे रहा हूँ। एक परसेप्ट्रॉन बनाने के लिए आप बेसिकली क्या करते हो, एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूनिट बनाने के लिए हमें डिफरेंट चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। नंबर वन थिंग इज योर इनपुट लेयर। Number second is your hidden layer. Number third is basically your weights or bias. And number four is activation function. ये कुछ चीजें हमने कवर अप करनी है अपने कोर्स में। नंबर वन थिंग इज इनपुट लेयर, नंबर टू इज हिडन लेयर। ये जो दो चीजें हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ परसेप्ट्रॉन जिसको आप कहते हो। नंबर वन, हाउ टू गेट द इनपुट, नंबर टू, हाउ टू प्रोसेस द इनपुट। ये दो चीजें हमें लाजमी यूज करनी। वेट्स एंड बायसनेस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट हेयर फॉर रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ योर मॉडल। लॉस का मतलब एरर। आप एरर को रिड्यूस करने के लिए आपको ये वेट्स और बायस को बेसिकली यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए, टू एक्टिवेट योर न्यूरॉन्स टू गेट द आउटपुट फ्रॉम द न्यूरॉन। ये चीजें आपने फिलहाल अपने माइंड में रखनी, ठीक है। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परसेप्ट्रॉन, मैंने आपको बताया सबसे पहले इनपुट लेयर। मैं एक डेटा सेट यहाँ पे बना लेता हूँ पहले, उसके बाद हम आगे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा सेट हमारे पास है जिसके अंदर फर्स्ट जो आपका वो है क्या कहते हैं कॉलम है, वो है IQ का कॉलम।
नंबर 2 फॉर एग्जांपल आपके पास है स्टडी आवर्स एंड नंबर 3 इज आउटपुट। अब यहां पर टोटल आपके पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? 2। तो ये हो गया आपका x1 एंड ये हो गया आपका x2 और ये आपका हो गया y। ऐसे ही है। अब फॉर एग्जांपल वी हैव अ वैल्यू, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 95, स्टडी आवर्स इसके हैं 3, आउटपुट इसका आएगा 0। अगर IQ इसका फॉर एग्जांपल 110 है और स्टडी आवर्स इसके 4 हैं तो इसका आउटपुट आएगा 1। फिलहाल मैं ये दो वैल्यूज डाल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे जस्ट टू यू कैन से अंडरस्टैंड कि बेसिकली एक परसेप्ट्रॉन चलता कैसे है, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। रिमेंबर वन थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपके पास यहाँ पर जैसे कि ये एक हो गया, ये आपका इनपुट लेयर हो गया, ठीक है। इनपुट लेयर किसको कहते हैं? जहां से आप डेटा इनपुट लोगे। हाँ, सुपरवाइज लर्निंग कहाँ से आ गई यहाँ? बाइनरी क्लासिफिकेशन बोलो, सुपरवाइज लर्निंग कहाँ से आ गई? सुपरवाइज लर्निंग तो मशीन लर्निंग में है ना, तो यहाँ मशीन लर्निंग का तो खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर रहे हैं डीप लर्निंग की। यहाँ पर भी हम क्लासीफाई कर रहे हैं बट बाय यूजिंग न्यूरॉन्स, नॉट मशीन लर्निंग मॉडल्स। हम न्यूरॉन्स बना रहे हैं, अपना खुद का एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें पता है हमारे पास दो इनपुट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, व्हिच इज x1 एंड x2। तो दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर x2 फॉर एग्जांपल। कुछ ना कुछ आपके पास यहाँ से इनपुट गया, इसके पास यहाँ पे भी आप इसको इनपुट दोगे एट वंस। फॉर एग्जांपल ये 95 है, तो फर्स्ट वाला जब आप इसको वैल्यू प्रोवाइड करोगे, ये फर्स्ट वैल्यू, तो इसके हिसाब से x1 की वैल्यू क्या है? तो यहाँ से इनपुट क्या जाएगा? 95। यहाँ से नीचे x2 से इनपुट क्या जाएगा? 3, ठीक है। नहीं, ये सिंगल इनपुट लेयर है भाई, दोनों वैल्यूज जाएंगी ना इसकी, एक थोड़ी जाएगी सिर्फ और सिर्फ। ये पूरा है ना आपके पास, ये दो आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दोनों की वैल्यूज जाएंगी आगे, ठीक है। अब एक आपका चला गया 95, दूसरा आपके x2 में चला गया 3। वेयर डज दिस न्यूरॉन्स आर बेस्ड? आपके न्यूरॉन्स कहाँ पे प्लेस करेंगे हम? बेसिकली इसको हम यहाँ पर इनपुट लेयर कहते हैं, ठीक है। दिस इज योर इनपुट लेयर, जहां से इनपुट आगे जा रहा है। फिर हमने क्या करना होता है, यहीं पर एक हमारा न्यूरॉन पेश करते हैं। दिस इज योर न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के अंदर हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। पहली चीज, यहां से जो डेटा आपका इनपुट हो रहा है, ये दोनों डेटा बेसिकली अब आपके पास डायरेक्ट आपके न्यूरॉन में एज अ इनपुट जाएगा। तो यहां पे मैं ये भी ड्रॉ कर देता हूं फॉर एग्जांपल। अब नंबर 1 इज योर स्टेप 1, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेप 1 एंड दिस इज योर स्टेप 2। दो स्टेप्स होते हैं किसी भी न्यूरॉन के अंदर। दोनों स्टेप्स क्या क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं हिडन लेयर। अगर आप इसे अपने ब्रेन के साथ यू कैन से कंपेयर करें, तो हमारे पास इनपुट तो आपको नजर आ रहा है फिजिकली एज अ इनपुट जा रहा है आपकी आंख में, या कहीं से भी किसी भी जगह से एज अ इनपुट जा रहा है, लेकिन जो प्रोसेस पीछे हो रहा है वो आपको नजर आ रहा है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज अ हिडन लेयर, जो बेसिकली हिडन होती है, हमें नहीं पता होता, मतलब जो कंज्यूमर है उसे नहीं पता होता कि पीछे हिडन लेयर कर क्या रही है। ये पूरा है, ये जो है ना आपके पास, ये पूरा इनपुट लेयर है। ये डिपेंड करता है ना आपके पास यहाँ पर पैरामीटर्स कितने हैं। अब दो फीचर्स हैं, अगर 3 होते तो एक और यहाँ पे आया था, 4 होते तो एक और आया था, पर ये वैल्यू तो एक ही जाएगी ना सीधी, एक ही रो आप पहले पास करोगे ना इसको, उसके ऊपर बेसिकली प्रेडिक्शन की जाती है। हियर यू कैन सी दैट आपके पास दो स्टेप्स आपके पास आएंगे।
After that you will get the output. अच्छा, यहां पर ना दो मैंने यहां पे नाम यूज किए थे पैरामीटर, यू कैन से टर्मिनोलॉजी व्हिच वाज वेट एंड बायस. ये वेट एंड बायस क्या है? Why we need this? Very good. पढ़ के आए हो? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली वही है जो मैं बोलने वाला था. खैर, कहने का मकसद वेट क्या होता है? वेट इज बेसिकली अ वैल्यू दैट इज गिवन टू एनी इनपुट के भाई ये जो इनपुट है ये हमारे आउटपुट पे कितना डिपेंडेंट है. मतलब एक इनपुट दूसरे इनपुट के ऊपर डिपेंड कितना करता है, क्या डिपेंडेंसी आ रही है. अब एक चीज होती है कि सर क्या हमें ये मालूम होता है वेट कितना होता है? नहीं, आप रैंडमली इनिशियलाइज करोगे, कुछ भी वेट डाल सकते हो, जैसा आपको लगता है कि इसका वेट ये होना चाहिए, यू कैन पुट एनी वेट हियर, क्योंकि ये वेट बाद में खुद ब खुद अपडेट हो रहा होता है. ठीक है, अपडेट कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे, इसको हम कहते हैं बैक प्रोपगेशन मेथड. ठीक है, बैक प्रोपगेशन से आप बेसिकली इसको अपडेट करते हो, हम आगे देखेंगे ये बैक प्रोपगेशन चलता कैसे. सिंपल, अभी फिलहाल आपने क्या देखना है, वेट. अब वेट कैसे अप्लाई किया जाएगा? देखो, एवरी इनपुट के ऊपर एक वेट अप्लाई किया जाता है. अब फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख रहे हो कि वेट आपका एक हो जाएगा, आप यहां पर W1 एंड दिस इज योर W2 एंड एवरी न्यूरॉन हैज अ बायस वैल्यू, जिसको हम फॉर एग्जांपल यहां पे कह रहा हूं मैं B. अब ये बायस वैल्यू क्या है? बायस वैल्यू इज द एडजस्टमेंट ऑफ कि अगर फॉर एग्जांपल न्यूरॉन एक्टिवेट ही नहीं होता, फॉर एग्जांपल जो एक्टिवेशन होती है, न्यूरॉन एक्टिवेट हो रहा है, कोई चीज आपने ऊपर रखी फॉर एग्जांपल, तो हमने कहा कि अगर इतना गर्म हो तो बेसिकली आपका हाथ हटेगा, दैट वाज द वेट. पर अगर फॉर एग्जांपल आप गर्म रख रहे हो और आपका हाथ हिल ही नहीं रहा, दैट मीन्स योर न्यूरॉन इज नॉट गेटिंग एक्टिवेटेड. फॉर दैट आपके पास एक बायसनेस की वैल्यू होती है, बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, जो बेसिकली उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करती है. अगर आपकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो उसको जीरो आने ही नहीं देगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है प्लस बायस. अगर जीरो वैल्यू आ जाएगी प्लस बायस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बायस की वैल्यू आ जाएगी. समझ आई? तो बेसिकली बायसनेस क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? क्या इन केस अगर आपका ये जो न्यूरॉन है वो एक्टिवेट नहीं होता और आपकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो फॉर दैट दिस बायस वैल्यू कैन हेल्प दैट न्यूरॉन टू बी एक्टिवेटेड. वेट बेसिकली आपके पास एक ऐसी वैल्यू होती है जो डिपेंडेंसी के लिए हम यूज करते हैं, कि बेसिकली एक इनपुट दूसरे के ऊपर कितना डिपेंडेंट है. मतलब अगर आप देखो यहाँ पर ये इनपुट 1 है, ये आपके पास न्यूरॉन के ऊपर कितना डिपेंड करता है, उस डिपेंडेंसी की वैल्यू हमारी वेट होती है. अब ये वेट आप रैंडमली इनिशियलाइज कर सकते हो, कुछ भी वेट डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक वेट हो. पर हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा मत डालना, क्योंकि एक चीज याद रखें, ये हमें अपडेट करना होता है. ठीक है, वेट को जब तक आपके पास रिजल्ट अच्छा नहीं आता, इसको हमें अपडेट, अगर बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो उसको अपडेट करने में टाइम लगेगा. तो ऐसी वैल्यू होती है जिसको थोड़ा सा जल्दी हम प्रोसेस कर पाए. क्या वैल्यू होती है वो हम जब यूज करेंगे आपको नजर आएंगी. 0.02, 0.01, 0.03, 0.3, 0. पॉइंट्स में डालते हैं नॉर्मली, हम ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रखते. हाँ, न्यूरॉन ही करेगा, तुम क्यों करोगे? तो पता तो होना कि अपडेट हो रहा है, और अपडेट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? अभी दिस इज सिंगल लेयर, यू कैन से सिंगल न्यूरल नेटवर्क, सिंगल न्यूरॉन बेस्ड न्यूरल नेटवर्क. अब ये सिंगल न्यूरॉन बेस्ड न्यूरल नेटवर्क इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, हमें इसमें मल्टी न्यूरॉन्स ऐड करने होते हैं. उस वक्त ये जो अपडेशन है ना वेट की, वहां कॉम्प्लेक्स होती है. यहाँ तो सिंपल है, वेट आया, अगर मजा नहीं आ रहा वापस आओ, वेट को चेंज करो, आगे चले जाओ. अब वेट चेंज कैसे होगा, और क्यों होगा?
वेट ऐसे चेंज होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये आउटपुट नजर आ रहा है, अब यहाँ से 95 गया, यहाँ से 3 गया। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू जो इसने निकाल के दी मुझे वो आ गई हमारे पास अराउंड, मैं इसको कह देता हूँ 1 आ गई फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 आ गई। आप यहां पर देख रहे हो आपके पास आउटपुट कितने गया है, असल वैल्यू क्या है इसकी, ओरिजिनल वैल्यू आउटपुट की 0। मॉडल ने क्या निकाल के दिया है आपको 1। तो यहां पर अगर एरर निकाला जाए तो एरर का फॉर्मूला आपको याद होगा, याद है? वेरी गुड, y माइनस वाई हैट। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये जो आउटपुट आपके पास आया है दिस इज योर y हैट। जब आप ये निकालोगे तो आपके पास पूरा का पूरा 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो दिस इज बेसिकली योर, आप कह सकते हो इसको एरर। अगर यहां पर थोड़ा सा भी एरर आ रहा है तो बेसिकली क्या होगा कि यही वैल्यू वापस जाएगी। ठीक है, दोबारा से आपके पास वेट अपडेट होगा, दोबारा से न्यूरॉन के पास आएगी, फिर दोबारा आपके पास आउटपुट निकलेगा। जब तक आपका ये आउटपुट, आपका एरर 0 के बराबर या 0 के नजदीक नहीं आ जाता, तब तक इसको हम बार बार चलाते रहेंगे। लूप नहीं कह सकते आप इसको, इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। अगर आपका मॉडल इस तरीके से आगे की तरफ जा रहा है तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन। अगर आपका मॉडल ऐसे पीछे की तरफ आ रहा है तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड प्रोपगेशन। सिंपल। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन तो ठीक है, वेट आया, वेट एक फार्मूला अप्लाई हुआ, फार्मूला अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आउटपुट आया, आउटपुट में चेक किया एरर, एरर अगर आया आ रहा है, ज्यादा एरर है तो हम वापस पीछे भेजेंगे। ये तो हो गया फॉरवर्ड। बैकवर्ड में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, उसको हम फिर आगे देखते जाएंगे कैसे बैकवर्ड प्रोपगेशन होती है। बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने देखना है डेटा फ्लो कैसे कर रहा है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इस्तेमाल नहीं होती। इसकी तरह, हाँ बिल्कुल ऐसी काम करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह। वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तुम देखोगे आगे बोलोगे ये तो सर वही सेम आ गया, तुम वहां फिर आके आओगे वापस उसी जगह पर ही। क्योंकि जब आप प्रिडिक्शन करते हो तो उस वक्त हमारे पास यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। बस फर्क सिर्फ इतना आता है कि जहां पर आप वहां कोएफिशिएंट्स यूज कर रहे थे, वहां पर आप बेसिक इंटरसेप्टिंग पॉइंट यूज कर रहे थे, स्लोप कोएफिशिएंट यूज कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ी सी नाम चेंज आएंगे उसका, है वही सेम चीज, काम भी वही है, फाइंड भी स्लोप करेंगे आगे जाके। जो आपका लॉस फंक्शन, जो आपका ये जो एरर रिड्यूस करने के लिए आप लॉस फंक्शन को रिड्यूस करते हो, वो भी आप वैसे ही करोगे जैसे उसमें करते थे ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर। जिस तरह ग्रेडियंट डिसेंट में हम करते थे ना ग्लोबल मिनिमा के ऊपर आने के लिए, वही अप्लाई करते जाओगे यहाँ पर भी। नाउ इन न्यूरॉन स्टेप वन में क्या होता है? न्यूरॉन के अंदर स्टेप 1 में होता क्या है? बेसिकली न्यूरॉन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो समराइज करते हैं हमारे इनपुट को विथ वेट पैरामीटर, वेट एंड बायस पैरामीटर। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स हमेशा याद रखें जब भी आप न्यूरॉन बनाओगे। आप एक चीज याद रखें, आप एलएलएम्स की बात कर लो, एलएलएम का नाम सुना है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, आपने डिफरेंट एलएलएम्स देखे होंगे जिसके अंदर बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं। ये सारे बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स यही होते हैं वेट एंड बायस। इतना वेट्स इतने बायस, इतने वेट्स इतने बायस, ये सारे बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स आपके बायस और वेट्स होते हैं, दैट्स इट। और भी पैरामीटर्स हैं जैसे कि बैच साइज हो गया, इपॉक हो गया, ये सारी चीजें हम देखते जाएंगे आगे जब आप मल्टी लेयर में आ जाओगे। फिलहाल आपने सिर्फ इतना याद रखना है, ये वेट और बायस बहुत ज्यादा काम के।
अब स्टेप 1 में होता क्या है बेसिकली, नंबर 1 हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं जिसको हम कहते हैं Z इक्वल्स टू विच इज द आउटपुट जो यहाँ पे पहुंचेगा, विच इज इक्वल्स टू W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस B। कुछ याद आया? ये वही आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन वाला फॉर्मूला आ रहा है दोबारा, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि जहां पर आप उसको स्लोप कहते थे यहाँ पर आप इसको बायस कहते हो, जहां पे आप इंटरसेप्टिंग पॉइंट कहते थे यहाँ पर आप उसको वेट कहते हो, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब यही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। अब बेसिकली आप देख रहे हो आपके पास टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने थे? 2 थे। दैट इज वाई हमने यहाँ पे W1 मल्टीप्लाई बाय X1 लिखा है। अगर एक और हो जाएगा तो W3 मल्टीप्लाई बाय X3, एक और आ जाएगा W4 मल्टीप्लाई बाय X4, एक और आ जाएगा W5 मल्टीप्लाई बाय X5। इन दी एंड आप कह सकते हो Wn मल्टीप्लाई बाय Xn। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सम ऑफ ऑल वेयर I इक्वल्स टू 1 2 n Wi Xi प्लस B। ये वही सेम आपको नजर आ रहा होगा, Y इक्वल्स टू mx ये सेम फॉर्मूला है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा फॉर्मूला है, वही है जो हमने पढ़ा था लीनियर रिग्रेशन में और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। मैंने कहा आप यहां पर सुना करो, पहले आपने रैंडमली देना होता है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती यहां पर वेट की, रैंडमली आपने प्रोवाइड करना है, यहां पे असाइन करना है, बाद में ये खुद ब खुद अपडेट करेगा इसको और ऑप्टिमल वैल्यू के ऊपर लेकर आएगा, या फिर आप कह सकते हो मिनिमल वैल्यू पे लेकर आएगा। ठीक है, समझ आ गया इसमें? अब आते हैं स्टेप 2 में क्या होता है। In step 2, basically this is step 2 where you can apply activation function. अब ये एक्टिवेशन फंक्शन क्यों अप्लाई किया जाता है? रिमेंबर वन थिंग, ये जो आपने निकाला था mx प्लस सी, अगर मैं इसके जरिए कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, मैं यहां पे एक प्लेन बना लेता हूं, अगर आपके पास डेटा तो एक लीनियर फॉर्म में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल, हाँ चलते हैं, एक मिनट सिर्फ ये करना, अगर जो आपके पास डेटा लीनियर फॉर्म के अंदर अवेलेबल है तो आपको एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? सिंपली आपने वही लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह एक रिग्रेशन लाइन जनरेट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लाइन जनरेट हो जाएगी, जो डेटा इस लाइन से ऊपर है वो एक कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएगा, जो इससे नीचे है वो बेसिकली आपके दूसरी कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई हो जाएगा। आप कह सकते हो जो 0.5 से ऊपर है वो 1 कहलाएगा, जो 0.5 से नीचे है वो आपका 0 कहलाएगा। ये तो सही है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसी जगह पर आपके पास डेटा आ जाता है, यहीं पर साफ साफ बनाते रहते हैं, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल डायरेक्टली लीनियर रिग्रेशन लाइन या लीनियर लॉजिस्टिक लाइन यहाँ पे बनाता हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लाइन, तो क्या होगा?
ये सिंपली क्या करेगा, इसको इस तरीके से डिवाइड करेगा। क्या ये सही से क्लासीफाई कर रहा है इसको? इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये इसको सही से क्लासीफाई नहीं करेगा। और इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर रिलेशनल डेटा, जिनका आपस में रिलेशन नॉन लीनियर होता है। अगर लीनियर रिलेशन बना रहा है डेटा आपस में, तो सिंपली आप अप्लाई कर सकते हो, आपको एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपके पास अगर डेटा नॉन लीनियर रिलेशन बनाता है, तो बेसिकली आप अपनी ये यू नीड टू यूज एक्टिवेशन फंक्शन। अब एक्टिवेशन फंक्शंस हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इसमें से थोड़े से मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1 इज स्टेप फंक्शन, नंबर 2 इज सिग्मॉइड, नंबर 3 इज रिलू, और भी बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लीकी रिलू भी आपके पास है, टैनेज भी आपके पास है, बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब डिपेंड करता है किस टाइप के डेटा के ऊपर कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, पहले नमाज पढ़ के आ जाओ, फिर थोड़ा बहुत इनके बारे में बताता हूँ कि ये कैसे दिखते हैं अगर हम इसको अप्लाई करें तो। रिलू, नाउ हमने डिफरेंट यहाँ पर देखे कि हमारे पास बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो, जिसमें से नंबर 1 स्टेप फंक्शन है। मैं थोड़ा सा स्टेप फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि स्टेप फंक्शन काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगी या फिर जो आपके पास एरर आएगा, लॉस आएगा, वो बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, इसको Z से बेसिकली यू कैन से डिनोट कर लेता हूँ, जो आपका आउटपुट है। ठीक है, अब ये Z आपका आउटपुट हो गया। स्टेप फंक्शन कैसे काम करता है? आपने ऊपर देखा था, जो आपका लीनियर फंक्शन था वो एक लीनियर लाइन से जनरेट कर रहा था, जो बेसिकली 0.5 के ऊपर लीनियर लाइन जनरेट हो रही थी, और वहां से उस हिसाब से अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो वहां पर मिस क्लासिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, अब इसके लिए अगर फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं स्टेप फंक्शन, तो स्टेप फंक्शन कैसे काम करता है? स्टेप फंक्शन बेसिकली काम करता है कि अगर आपकी z की वैल्यू 0 है, तो या तो ये 0 पे जाएगा आपका f ऑफ x, 0 से लेकर f ऑफ x आपका 1 पे आ जाए। इसको हम कहते हैं f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x आप कह सकते हो। मतलब वैल्यू या तो आपके पास 0 आएगी या तो 1 आएगी, बीच में कोई भी वैल्यू आपके पास नहीं आने वाली। जब आप स्टेप फंक्शन अप्लाई करते हो तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है f ऑफ x 0, दूसरा होता है f ऑफ x 1। ये दो स्टेप्स के दरमियान ही आपके पास वैल्यू आएगी, इसके बीच की वैल्यू भी नहीं आने वाली, ना इससे नीचे जाएगा ना इससे ऊपर जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास f ऑफ x की वैल्यू, z की वैल्यू नेगेटिव चली जाती है, मतलब इस जगह पर आ जाए, तो फिर क्या होगा? तब ये स्टेप फंक्शन आपका सही से परफॉर्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यू या तो 0 में रहेगी या तो 1 में जाएगी। अगर आपके पास आउटपुट नेगेटिव आ रहा है तो वहां पर ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो स्टेप फंक्शन इसको कहते हैं। एक और है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर मैंने बताया था सिग्मॉइड कैसे काम करता है। सिग्मॉइड बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं दोबारा यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सिग्मॉइड फंक्शन। अब सिग्मॉइड फंक्शन बेसिकली कैसे काम करता है, मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ। दिस इज योर z and this is your f of z। अब जब आप सिग्मॉइड फंक्शन की बात करोगे तो सिग्मॉइड फंक्शन की वैल्यू तकरीबन ऐसे आती है। थोड़ा सा इसको अच्छा बना लेते हैं। थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं ताकि समझ में आ जाए।
ठीक है। अब बेसिकली आपके पास जब सिग्मॉइड फंक्शन की आप बात करोगे तो आपके पास एफ ऑफ जेड या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है या फिर इस दोनों के दरमियान की वैल्यू आ सकती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाती है इस पोजीशन के ऊपर, या फिर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिख देता हूँ एफ ऑफ जेड की, फॉर एग्जांपल दिस इज 0.512। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा नीचे की बात करें और यहाँ पर अगर कोई हमारे पास वैल्यू आ रही है तो दिस इज फॉर एग्जांपल 0.215 फॉर एग्जांपल। अब ये दो वैल्यूज आपके पास आउटपुट आई हैं। सिग्मॉइड फंक्शन में हमें ये फायदा होता है कि वॉट एवर द वैल्यू इज अबाव 0.5 इज रिलेटेड टू 1, वॉट एवर द वैल्यू इज बिलो 0.5 इज रिलेटेड टू 0, मतलब दूसरी कैटेगरी में बेसिकली यहाँ पर ये रिलेट करेगा। अब क्या आपके पास यहाँ पर देख सकते हो फॉर एग्जांपल आपकी इसी को हम एग्जांपल ले लेते हैं, कहाँ गया ऊपर, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, मैं इसको कह रहा हूँ 0.512, ठीक है, और माइनस y आपका क्या है 1, सॉरी 0 था ना ये, फॉर एग्जाम्पल ये, या इसको छोड़ो हम नीचे वाले का ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको हमने ट्रेन किया और हमारे पास, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको हमने ट्रेन किया तो क्या होगा, आपको यहाँ दिख रहा है आपका जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और जो मॉडल आपको आउटपुट दे रहा है वो दे रहा है 0.512, तो एरर आपके पास यहाँ पर तकरीबन आना चाहिए 0.48, ऐसे ही है, यही आएगा 0.48 आपके पास एरर आ रहा है। अब ये एरर हमें रिड्यूस करना है, वी टू रिड्यूस दिस एरर, ताकि हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट परफॉर्म कर पाए या एक अच्छा रिजल्ट आ पाए या एक आउटपुट आ पाए। जितना ज्यादा ये एरर, ये जो 0.48 है, ये रिड्यूस होता जाएगा, जितना 0 से करीब होगा उतना ज्यादा हम ग्लोबल मिनिमा के पास होंगे। तो इसको रिड्यूस कैसे करना है, बाय अप्लाइंग बैक प्रोपोगेशन, बाय अप्लाइंग फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। अब फॉरवर्ड क्या था, वाइल ट्रेनिंग, बैक क्या है, अगर एरर आता है तो वापस भेजो इसको वेट अपडेट कर वेट्स अपडेट करने के बाद। अभी जो वेट अपडेशन है ये हमारे पास कैसे होती है और मल्टीलीनियर न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, थोड़ा सा इसको हजम करो, और कल इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकली भी पाइथन के अंदर एक न्यूरॉन बनाने की कोशिश करेंगे, एक सिंगल लेयर न्यूरॉन बनाएंगे। ठीक है, मल्टी लेयर बाद में बनाएंगे, या चलो मल्टी लेयर बना के दिखाऊंगा आपको, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। समरी में आपको इस चीज़ की कर देता हूँ। रिमेंबर, एक चीज़ याद रखें, पहली बात, न्यूरल नेटवर्क या न्यूरॉन्स हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब आप मशीन लर्निंग की बात करते हो, मशीन लर्निंग कैन यू कैन से प्रोड्यूस some outputs based on different formulas, but whenever we are talking about neurons, पर आप जब मशीन लर्निंग की बात करते हो वहाँ पर आपके पास लिमिटेड पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 हो गए, 10 हो गए, जितने भी आपके पास है लिमिटेड पैरामीटर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। आपका हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की थी हमने, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अंदर हम मैक्सिमम कितने हाइपर पैरामीटर्स चेंज कर रहे थे, 5, 10, ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपके पास पैरामीटर्स नजर नहीं आएंगे आपको। लेकिन जब आप न्यूरॉन्स की बात करोगे तो यहाँ पर बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स आ सकते हैं। LLMs आर कंटेनिंग, LLMs जो आप देखते हो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जिसको आप कहते हो, ये बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर काम करता है। ये बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स कुछ और नहीं होते, यही वेट्स एंड बायसनेस होते हैं फॉर डिफरेंट न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से आपके पास रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जब आप एक मॉडल की बात करते हैं, एक सिंगल मॉडल, एक ही मॉडल है, वही लर्न कर रहा है, वही ट्रेन हो रहा है, वही आपको आउटपुट निकाल के दे रहा है। यहाँ पर हमारे पास अगर एक न्यूरॉन कोई आउटपुट देता है, दैट डजंट मीन्स कि आपका वो आउटपुट सही है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग न्यूरॉन्स बनाते हैं, हमारे डेटा को अलग अलग न्यूरॉन्स के पास भेजते हैं, हर न्यूरॉन अपने हिसाब से रिजल्ट जनरेट करता है, इन दी एंड हमारे पास एक आउटपुट जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं आउटपुट लेयर। तो आप इसको आउटपुट लेयर भी कह सकते हो।
बायस बेसिकली तब हम अप्लाई करेंगे, ये एक ऐसी वैल्यू है जो हम इसलिए यूटिलाइज करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं हो पा रहा, वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। जब 0 आ रही है आपका न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब टू एक्टिवेट योर न्यूरॉन, क्योंकि देखो भले वो पूरे तरीके से एक्टिवेट ना हो लेकिन थोड़ा सा तो रिजल्ट आना चाहिए उसमें से, तो फॉर दैट हम ये बायस की वैल्यू रखते हैं कि अगर 0 आ गया तो प्लस बी, यहां पर आप देखो फॉर्मूला के अंदर हमने प्लस बी, अगर ये वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है प्लस बी तो कम से कम बी की वैल्यू तो रहेगी, तो आपका ये जो न्यूरॉन है वो कम से कम एक्टिवेट हो पाएगा, थोड़ा बहुत, फुली एक्टिवेट ना हो पर एटलीस्ट कुछ रिजल्ट्स आएंगे। अगर 0 आ गया तो रिजल्ट नहीं आने वाले। ये भी आप रैंडमली इनिशियलाइज करते हो बायस वैल्यू, ये भी अपडेट होती है ऑटोमेटिकली, बैकवर्ड प्रोपोगेशन पे अपडेट की जाती है। फॉरवर्ड में सिर्फ यही अप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, प्लस बायस करोगे, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करोगे और आपके पास रिजल्ट आएगा। जब आप बैक प्रोपोगेशन वापस जाओगे तब अब आपने फॉरवर्ड प्रोपोगेशन अप्लाई किया, आपने वेट और पैरामीटर्स को आपने मल्टीप्लाई करके सम निकाल के आपने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद आपने एक आउटपुट जनरेट किया, आउटपुट बेसिकली आपका आउटपुट लेयर में आया। आउटपुट लेयर के बाद हम कंपेयर करेंगे हमारे आउटपुट को एक्चुअल वैल्यू के साथ। कंपेयरिंग के टाइम आपके पास जो एरर जनरेट होता है, इस एरर को हमें रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आपको लॉस फंक्शन मैंने पढ़ाया था, ठीक है। लॉस फंक्शन क्या था, 1/2m, हाँ नहीं 1 माइनस एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव z, वो कोएफिशिएंट का था, सिग्मॉइड का है, लेकिन सिग्मॉइड का ही मैं बता रहा हूं, पर यहां पर मैं लॉस फंक्शन नहीं है, सिग्मॉइड का लॉस फंक्शन है, ठीक है। इस लॉस फंक्शन को हमें रिड्यूस करना होता है जैसे जैसे हम इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी तो अप्लाई की जाएगी ना तभी तो, क्योंकि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, उस पे आएंगे 1 बाय 1, तुम पढ़कर आए हो अच्छी बात है, इनको नहीं पता, ये टर्मिनोलॉजीज थोड़ा सा बाद में यूज करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सिंपल है, लॉस फंक्शन को रिड्यूस करना है। जब आप लॉस फंक्शन को रिड्यूस करोगे तभी आपके पास रिजल्ट्स बेहतर होते जाएंगे। रिड्यूस करने के लिए हमें ये जो वेट्स हैं, इन वेट्स को अपडेट करना पड़ता है और बायस को भी अपडेट करना पड़ता है। ये वेट्स और बायस तब अपडेट होते हैं जब आपका डेटा बैक प्रोपगेशन मेथड पे अप्लाई किया जाता है। ये जो बैक प्रोपगेशन मेथड है इसमें बेसिकली आपकी वेट्स और बायस को अपडेट करते हैं हम। अपडेट कैसे करते हैं, वही डेरिवेटिव ऑफ स्लोप, याद आया कुछ, डेरिवेटिव ऑफ स्लोप अप्लाई करोगे। अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हो उसी के ऊपर, उसी के जरिए हम इसको अपडेट करते जाएंगे, ग्लोबल मिनिमा की तरफ आते जाएंगे। जितना ज़्यादा जीरो के करीब उतना अच्छा रिजल्ट आपके पास, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी हमें रिड्यूस करना होता है, ठीक है। वो कैसे, वो डिपेंड करता है अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर, वो भी हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। कोई दूसरा सवाल है तो पूछ सकते हो। अच्छा, ये सब